हेलो एंड वेलकम टू वर्मास ऑनलाइन अकेडमी। दोस्तों आइए देखते हैं झारखंड सामान्य ज्ञान से जुड़े हुए कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों इस पूरे वीडियो में जो है हम लोग झारखंड सामान्य ज्ञान से जुड़े हुए प्रश्नों को देखेंगे और साथ ही साथ उसके आंसर्स को जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों जेएसएससी का बहुत सारा एग्जाम्स अभी लाइन में है। जेएसएससी लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम चल रहा है। इन सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से दोस्तों ये पूरा जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन झारखंड जीके को जो है वो देखेंगे। ठीक है, जेएसएससी सीजीएल इंटर लेवल का एग्ज़ाम्स या तो पीजीटी टीजीटी जितने भी एग्ज़ाम्स का अभी निकल रहा है, नोटिफिकेशंस निकल रहे हैं, इन सभी के लिए ये यूज़फुल होगा। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं झारखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित आज का ये वीडियो। दोस्तों जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है वो है झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत वर्तमान में कितने लाभुकों को हरा राशन कार्ड बनाए जाने की अधिसीमा निर्धारित है। दोस्तों झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना यानी कि JSFSS जिसका फुल फॉर्म जो है यह है झारखंड स्टेट फूड सिक्योरिटी स्कीम। ठीक है, ये झारखंड स्टेट फूड सिक्योरिटी स्कीम जो है इसके तहत लाभुकों को हरा राशन कार्ड जो है ये बनाए जाने का नियम बनाया गया है। इसके लिए कुल 20 लाख लोगों का जो है 20 लाख परिवारों का लक्ष्य रखा गया है, 20 लाख हरा राशन कार्ड बनाए जाने का। ठीक है, वर्तमान में हरा राशन कार्ड के तहत जितने भी राशन कार्ड है उसमें जितने भी सदस्य हैं हर एक सदस्य के लिए 5 किलोग्राम अनाज मुफ्त देने का प्रोविज़न किया गया है। 1 जनवरी से ये अनाज जो है ये मुफ्त दिया जाना है और इससे पूर्व में जो है 1 जनवरी 2023 से पूर्व यानी कि दिसंबर 2022 तक का जो अनाज है ये 1 रुपये प्रति किलो की दर से दिया जाना था। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो उत्तर है ये है अधिसीमा जो निर्धारित है ये है 20 लाख। ठीक है, इससे पूर्व में जो है दोस्तों 15 लाख की अधिसीमा निर्धारित की गई थी जिसमें बाद में जो है 5 लाख और बढ़ाया गया है और इसको 20 लाख कर दिया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। दूसरा जो क्वेश्चन है दोस्तों ये है भूमिज विद्रोह से जुड़ा हुआ। कहा जा रहा है कि भूमिज विद्रोह कब हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों भूमिज विद्रोह जो हुआ था वो हुआ था 1832 से 33 ईस्वी में। ठीक है, आपको पता होगा कि गंगा नारायण के नेतृत्व में जो है ये विद्रोह हुआ था। 1832 ईस्वी में शुरू हुआ था और 1833 ईस्वी तक चला था। ठीक है, और इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? गंगा नारायण थे। इन्होंने क्या किया, भूमिजों को संगठित किया था और इन्होंने जो है इस विद्रोह का आगाज़ किया था। दोस्तों कोल विद्रोह के एक नेता थे बिंदराय मानकी। ठीक है, ये इनका संबंध था कोल विद्रोह से। अब इसका नाम यहाँ पर क्यों आ रहा है? क्योंकि ये भूमिज विद्रोह का जो है इन्होंने सपोर्ट किया था, गंगा नारायण को इन्होंने सपोर्ट किया था भूमिज विद्रोह में, तो इसीलिए इनका नाम जो है इसमें आ रहा है। ठीक है, भूमिज विद्रोह का केंद्र कहाँ था ये हम लोग देख लेते हैं। इसका केंद्र था बाड़भूम का क्षेत्र। ठीक है, भूमिज विद्रोह का जो केंद्र था ये बाड़भूम का क्षेत्र जो है ये भूमिज विद्रोह का केंद्र था। तो बाड़भूम का क्षेत्र जो है दोस्तों ये भूमिज विद्रोह का केंद्र था। और 26 अप्रैल 1832 ईस्वी को क्या हुआ कि गंगा नारायण ने बाड़भूम के दीवान माधव सिंह की हत्या कर दी। ठीक है, किनकी हत्या कर दी गई? माधव सिंह की हत्या की। किन्होंने? तो गंगा नारायण ने। गंगा नारायण ने क्या किया? माधव सिंह की हत्या कर दी जो कि बाड़भूम के जो है ये दीवान थे। ठीक है, और इसी के साथ ये विद्रोह शुरू हुआ था 1832 ईस्वी में। आपको याद रखना है 26 अप्रैल 1832 ईस्वी में, और इसी के साथ जो है ये विद्रोह शुरू हुआ था। अब आगे क्या हुआ कि 7 फरवरी 1833 ईस्वी को, ठीक है, खारसावां के ठाकुर चेतन सिंह के विरुद्ध लड़ाई के समय में जो है गंगा नारायण की मृत्यु हो गई। ठीक है, 7 फरवरी 1833 ईस्वी को। ठीक है, जब ये सरायकेला के ठाकुर चेतन सिंह के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे थे तो उस समय इनकी मृत्यु हो गई
और इसी के साथ जो है 1833 ईस्वी में ये भूमिज विद्रोह समाप्त हुआ। ठीक है, तो भूमिज विद्रोह के बारे में हम लोग क्या क्या जानते हैं कि भूमिज विद्रोह 1832 से 33 ईस्वी में शुरू हुआ था और गंगा नारायण ने इनका नेतृत्व किया था। ठीक है, कोल विद्रोह के जो नेता थे बिंदराय मानकी, तो इन्होंने इस विद्रोह का समर्थन किया था। 26 अप्रैल 1832 ईस्वी को गंगा नारायण ने बाड़भूम के दीवान माधव सिंह की हत्या कर दी थी और इसी के साथ ये विद्रोह शुरू हुआ था। फिर 7 फरवरी 1833 को क्या हुआ, सरायकेला के ठाकुर चेतन सिंह के विरुद्ध जब गंगा नारायण लड़ाई लड़ रहे थे तो उस समय जो है इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, और बाद में क्या किया, ठाकुर चेतन सिंह ने इनका सर काटकर अंग्रेजों को गिफ्ट किया था। ठीक है, और दोस्तों इस भूमिज विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा की संज्ञा दी है अंग्रेजों ने। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है ये है, अंग्रेजों के विरुद्ध झारखंड का प्रथम जनजातीय विद्रोह कौन सा था। ठीक है, अंग्रेजों के विरुद्ध झारखंड का सर्वप्रथम जनजातीय विद्रोह कौन सा था, तो इसका उत्तर है ढाल विद्रोह। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश जो है ये इसी क्षेत्र से हुआ था, ढाल क्षेत्र से हुआ था, ढालभूम क्षेत्र की ओर से। क्या हुआ कि 1767 ईस्वी में अंग्रेजों को जो है झारखंड क्षेत्र का दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिया अंग्रेजों ने, यानी कि इस क्षेत्र में टैक्स वसूलने का जो अधिकार है ये अंग्रेजों को मिल गया। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, अंग्रेज जो है ढालभूम क्षेत्र की ओर से झारखंड के एरिया में जो है ये दाखिल हुए 1767 ईस्वी में। ठीक है, और उस समय कोल्हान में किनका शासन था, कोल्हान में हो शासकों का शासन चल रहा था। ठीक है, पोड़ाहाट में किनका शासन चल रहा था, तो सिंह वंश के शासकों का। ठीक है, और ढालभूम में किनका राज चल रहा था, तो ढाल शासकों का शासन चल रहा था। तो क्या हुआ कि 1767 ईस्वी में जब अंग्रेज यहाँ आए तो उस समय ढालभूम के जो राजा थे वो थे राजा जगन्नाथ ढाल। ठीक है, उस समय ढालभूम के जो राजा थे वो कौन थे, तो जगन्नाथ ढाल। तो जब अंग्रेज यहाँ पर आए तो इन्होंने क्या किया, जगन्नाथ ढाल को राजगद्दी से हटा दिया और इनके प्लेस में नीमू ढाल को यहाँ का राजा बनाया। कब, 1767 ईस्वी में। परिणाम क्या हुआ, ढालभूम की जनता के साथ मिलकर ढालभूम के जो राजा थे जगन्नाथ ढाल, इन्होंने विद्रोह कर दिया। ठीक है, और इस तरह से 1767 ईस्वी में ये ढाल विद्रोह प्रारंभ हुआ। इस विद्रोह के दमन के लिए कैप्टन रुक और चार्ल्स मैगन, इन दोनों का नाम आपको याद रखना है, रुक एंड मैगन। ठीक है, तो इस विद्रोह के दमन के लिए कैप्टन रुक और चार्ल्स मैगन को भेजा गया था। ठीक है, ढाल विद्रोह के दमन के लिए अंग्रेजों ने किनको भेजा, कैप्टन रुक को और चार्ल्स मैगन को, मगर ये दोनों ही असफल रह गए। और बाद में अंततः क्या हुआ कि 1777 ईस्वी में क्या हुआ कि अंग्रेजों ने जगन्नाथ ढाल को फिर से यहाँ का राजा बना दिया। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अंग्रेजों के विरुद्ध झारखंड का प्रथम जनजातीय विद्रोह कौन सा था, तो इसका जो सही उत्तर है यह है ढाल विद्रोह, जो हुआ था 1767 ईस्वी से शुरू हुआ था और 1777 ईस्वी तक चला था। इसके नेतृत्व करता थे ढालभूम के राजा जगन्नाथ ढाल। अगला जो क्वेश्चन है यह है, अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज का नारा किन्होंने दिया था। ठीक है, ये जो नारा है ये किन्होंने दिया था, तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है यह है रघुनाथ महतो। रघुनाथ महतो ने नारा दिया था, अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज। ठीक है, और ये नारा जो है कब दिया गया था, रघुनाथ महतो जो है इन्होंने नारा दिया था ये 1769 ईस्वी में। रघुनाथ महतो जो थे वो कौन थे, ये जो है चुआर विद्रोह के नेतृत्व करता थे, चुआर विद्रोह के नेतृत्व करता थे रघुनाथ महतो। और चुआर विद्रोह हुआ था 1769 ईस्वी से 1805 ईस्वी तक। ठीक है, ये 1805 ईस्वी तक चला था चुआर विद्रोह। तो 1769 ईस्वी में रघुनाथ महतो ने नारा दिया था, अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज। ठीक है, और चुआर विद्रोह के हम लोग कुछ अन्य नेताओं के बारे में जान लेते हैं। तो इसके कुछ अन्य नेता थे, श्याम गंजम, जगन्नाथ पातर, सुबल सिंह, दुर्जन सिंह इत्यादि। ठीक है, और अंत में क्या हुआ कि अब देखते हैं आगे क्या होता है कि 6 मार्च
सन 1800 ईस्वी को जमींदारी घटवारी पुलिस शासन व्यवस्था लागू की गई। ठीक है, जमींदारी घटवारी पुलिस शासन 1800 ईस्वी में क्या हुआ, जमींदारी घटवारी पुलिस शासन व्यवस्था यहाँ पर लागू हुई और इस व्यवस्था के तहत क्या हुआ, इसको जो है पुनर्स्थापित किया गया। ये जो पहले से चल रहा था यहाँ का नियम, उसको पुनर्स्थापित किया गया और इसके तहत क्या हुआ, जो स्थानीय लोग थे इनकी नियुक्ति पुलिस में फिर से शुरू हो गई। ठीक है, और 1805 ईस्वी में क्या होता है, ठीक है, ये तो 1800 ईस्वी की बात हुई कि जमींदारी घटवारी पुलिस शासन व्यवस्था जो है ये पुनर्स्थापित हुआ है। और 1805 ईस्वी में क्या हुआ, जंगल महाल जिले का निर्माण हुआ। जंगल महाल जिले का निर्माण हुआ और इसी के साथ जो है ये विद्रोह समाप्त हुआ है। ठीक है, तो हमने काफ़ी कुछ पॉइंट्स जो है ये जान लिए। तो क्वेश्चन है कि अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज का नारा किन्होंने दिया था, तो इसका जो सही उत्तर है यह है रघुनाथ महतो ने 1769 ईस्वी में दिया था। कब दिया था, तो चुवाड़ विद्रोह के समय में दिया था। चुवाड़ विद्रोह के बारे में हम लोग और क्या जानते हैं कि इसके अन्य नेता कौन थे, श्याम गंजम थे, सुबल सिंह थे, जगन्नाथ पातर थे, दुर्जन सिंह थे। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग देख लेते हैं कि 6 मार्च 1800 ईस्वी को जो है जमींदारी घटवारी पुलिस शासन व्यवस्था यहाँ पर फिर से लागू हुआ, पुनर्स्थापित हुआ और इसके तहत यहाँ के स्थानीय लोगों को जो है पुलिस में बहाली इनकी शुरू हुई। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि 1805 ईस्वी में जंगल महाल जिला का निर्माण हुआ और तब जाके कहीं जो है ये विद्रोह समाप्त हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, झारखंड राज्य के गठन के समय राज्य में कुल कितने जिले थे। ठीक है, जब राज्य का गठन हुआ दोस्तों, ठीक है, 15 नवंबर सन 2000 में झारखंड जो है ये बिहार से अलग होकर एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया, आपको पता होगा। तो पूछा जा रहा है कि उस समय झारखंड के क्षेत्र में जो है ये झारखंड में कुल कितने ज़िले आए। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है यह है 18 ज़िले। वर्तमान में कितने ज़िले हैं, 24 ज़िले हैं। उस समय कितने ज़िले थे, तो 18 ज़िले थे। अभी इसमें जो है कितना ज़िला जो है इसमें से बढ़ा है, तो ये 6 ज़िले जो हैं ये इसमें एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं। राज्य गठन के बाद जो है कुल 6 ज़िलों का निर्माण हुआ है। कौन कौन से 6 ज़िले बाद में बने, तो बाद के 6 ज़िले कौन कौन से हैं। जो सबसे पहला ज़िला बना है राज्य गठन के बाद, जो कि 19वां नंबर में आएगा, 19वां ज़िला जो कहलाया, वो कौन सा ज़िला हुआ, लातेहार हुआ। ठीक है, और ये किससे अलग हुआ, तो पलामू से अलग होकर ये लातेहार ज़िला का निर्माण हुआ। ठीक है, ये 4 अप्रैल 2001 को लातेहार जो है एक नया ज़िला के रूप में, 19वां ज़िला के रूप में अस्तित्व में आया। 20वां ज़िला जो है ये कौन सा 20वां ज़िला बना, ठीक है, ये 19वां ज़िला लातेहार बना। 20वां ज़िला कौन सा बना, तो 20वां ज़िला जामताड़ा बना। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना है ये सभी को। 20वां ज़िला जो है ये जामताड़ा बना, जो कि दुमका से अलग हुआ और 26 अप्रैल 2001 को ही ये अस्तित्व में आ गया। ठीक है, 21वां ज़िला कौन सा बना, 21वां ज़िला बना सिमडेगा। ठीक है, 22वां ज़िला कौन सा बना, सिमडेगा किस ज़िले से अलग हुआ, तो ये अलग हुआ गुमला से। उसके बाद 22वां ज़िला कौन सा बना, तो सरायकेला। ठीक है, जो कि पश्चिमी सिंहभूम से अलग हुआ। 23वां ज़िला कौन सा बना, तो 23वां ज़िला बना खूंटी, जो कि रांची से अलग हुआ। और 24वां ज़िला कौन सा बना, तो 24वां ज़िला बना रामगढ़, जो कि हजारीबाग से अलग हुआ। खूंटी और रामगढ़ ये दोनों कब स्थापित हुए, ठीक है, कब अलग हुए हैं, तो 12 सितंबर 2007 को। और इसके अलावा सरायकेला और सिमडेगा ये दोनों अलग ज़िले बने हैं 30 अप्रैल 2001 को, और ये 26 अप्रैल 2001 को, और ये जो है ये 4 अप्रैल 2001 को। यानी कि ये 4 ज़िले जो है ये वर्ष 2001 में अस्तित्व में आ गए थे। और उसके बाद 2 ज़िले जो हैं ये वर्ष 2007 में अस्तित्व में आए हैं, जो कि हैं खूंटी और रामगढ़। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि झारखंड राज्य के गठन के समय राज्य में कुल कितने ज़िले थे, तो इसका जो सही उत्तर है ये होगा 18 ज़िले। अगला एक क्वेश्चन आता है कि वर्ष 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है।
ठीक है। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जो है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पूछा जा रहा है, यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी पूछा जा रहा है। तो सबसे अधिक पॉपुलेशन डेंसिटी जो है ये था धनबाद में, जो कि था 1316 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है। टोटल जो पॉपुलेशन दर्ज किया गया था 2011 की जनगणना में राज्य का, वो कितना था? तो 3,29,88,134। ठीक है, 3,29,88,134 व्यक्ति थे टोटल, जो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार से राज्य में कितने नागरिक थे, कितने राज्य की जनसंख्या कितनी थी, तो था 3,29,88,134, यानी कि लगभग 3,30,00,000 की जनसंख्या थी। और इसमें से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व था धनबाद में। ठीक है, जिसका जनसंख्या घनत्व कितना था? 1316 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और उसके बाद आता है बोकारो। उसके बाद अगला जो जनसंख्या घनत्व वाला जिला था वो था बोकारो। ठीक है। और साथ ही साथ सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला अगर बोला जाए तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला था रांची, और सबसे कम जनसंख्या वाला जो जिला था वो था लोहरदगा। लोहरदगा जो है ये सबसे कम जनसंख्या, और रांची जो है ये सबसे अधिक जनसंख्या। इसी तरह आपको याद रखना है कि धनबाद जो है ये सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, और खूंटी जो है ये सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला। ठीक है, जिसका खूंटी सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला, जिसका जनसंख्या घनत्व कितना था? 210 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर वर्ष 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में झारखंड राज्य का उल्लेख किस नाम से है? ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है ये है पुंड या पुंड्र के नाम से। ठीक है, ऐतरेय ब्राह्मण जो है इसमें झारखंड का सर्वप्रथम साहित्यिक उल्लेख मिलता है। ठीक है, आपको याद रखना सर्वप्रथम साहित्यिक उल्लेख। सर्वप्रथम साहित्यिक उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ऐतरेय ब्राह्मण में झारखंड का सर्वप्रथम साहित्यिक उल्लेख देखने को मिलता है, और ये इसमें जो है इसे पुंड्र या पुंड के नाम से पुकारा गया है। इसके अलावा जो है महाभारत में किस नाम से पुकारा गया है? महाभारत के दिग्विजय पर्व में जो है इसको पुंडरिक नाम से पुकारा गया है झारखंड क्षेत्र को। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख देखने को मिलता है, जहाँ पर इसको कुकुट या कुकुट देश के नाम से पुकारा गया है। फाहियान ने अपने यात्रा वृत्तांत में इसको कुकुट लाड कहा था। वेनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में इसको क्या कहा है? तो उन्होंने कहा है किलोना सुकालाना। ठीक है, यानी कि कर्ण सुवर्ण। ठीक है, और वेनसांग ने राजमहल क्षेत्र को क्या कहा था? किंग चिंग काइला। ठीक है, यानी दामिने को। वेनसांग जो है ये राजमहल के क्षेत्र में आए थे। ठीक है, जब हर्षवर्धन का शासन भारत में चल रहा था तो उस समय वेनसांग राजमहल के क्षेत्र में आए थे, झारखंड के क्षेत्र में, और यहीं पर इन्होंने राजमहल के क्षेत्र में ही, ठीक है, आपको याद रखना राजमहल के क्षेत्र में इन्होंने क्या किया था? वेनसांग राजमहल के क्षेत्र में आए थे जब यहाँ पर किनका शासन चल रहा था? तो हर्षवर्धन का शासन चल रहा था, और हर्षवर्धन के शासनकाल में ये राजमहल में ही हर्षवर्धन से मिले थे। ठीक है, तो ऐतरेय ब्राह्मण में झारखंड का उल्लेख मिलता है पुंड या पुंड्र के नाम से। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है ये है, किस संगठन का नाम 1939 में बदलकर आदिवासी महासभा कर दिया गया? ठीक है, तो कौन सा संगठन था जिसका नाम बदलकर 1939 में आदिवासी महासभा कर दिया गया? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ये है छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा। दोस्तों छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का जो गठन हुआ था ये हुआ था 31 मई 1938 को। ठीक है, 31 मई 1938 को छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का गठन हुआ, और बाद में जो है इसके जो प्रथम अध्यक्ष बने कौन? थियोडोर सुरिन जो है छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा के अध्यक्ष बने, और बाद में इसका नाम बदलकर वर्ष 1939 में आदिवासी महासभा कर दिया गया, और इसके जो पहले अध्यक्ष बने ये बने जयपाल सिंह। ठीक है, जयपाल सिंह जो है ये इनके पहले अध्यक्ष बने।
अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिरस अगला क्वेश्चन कहता है कि मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना 2023 के तहत राज्य के शिक्षित बेरोजगार नागरिकों को कितनी सहायता राशि दी जानी है। ठीक है, मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना 2023, ठीक है, जो कि झारखंड की एक योजना है। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है दोस्तों, राज्य के जो बेरोजगार नागरिक हैं इनको आर्थिक सहायता देना। ठीक है, तो इसके तहत कुल 5,000 रुपये की जो है आर्थिक मदद दी जाती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा जो है ये योजना शुरू की गई थी, मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिरसा हरित ग्राम योजना की घोषणा कब की गई। दोस्तों, बिरसा हरित ग्राम योजना की घोषणा हुई है 4 मई 2020 को, और इस योजना के तहत राज्य के 5 लाख किसानों को, ठीक है, आपको याद रखना 5 लाख किसान, इस योजना के तहत क्या होना है, बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत राज्य के 5 लाख किसानों को फलदार वृक्ष लगाने और उसकी देखभाल करने की जानकारी दी जाएगी। और सरकार का जो है ये लक्ष्य है कि राज्य भर में पूरे 5 करोड़ पौधे लगाए जाएं। शुरुआत कब हुई है? तो 4 मई 2000 को। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि झारखंड के सबसे ऊंचे पहाड़ पारसनाथ की ऊंचाई क्या है। ठीक है, पारसनाथ की ऊंचाई क्या है? तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है ये है 1365 मीटर। पारसनाथ जो पहाड़ है, जो झारखंड का सबसे ऊंचा पहाड़ है, और इसकी ऊंचाई है 1365 मीटर। फीट में अगर हम लोग बात करें तो 4478 फीट जो है ये इसकी ऊंचाई है, 4478 फीट। ठीक है दोस्तों, ये जो पारसनाथ पहाड़ है इसको संथाल एवं अन्य आदिवासियों द्वारा किस नाम से जाना जाता है? तो मरांग बुरू के नाम से जाना जाता है। मरांग बुरू। ठीक है, ये किसका नाम है? तो पारसनाथ का ही नाम जो है आदिवासियों द्वारा इसका नाम मरांग बुरू कहा जाता है, जिसका मतलब होता है कि महान पर्वत। ठीक है, या तो सर्वोच्च देवता। और दोस्तों, इसे जो है जैन धर्म का मक्का भी कहा जाता है। इसमें जैन धर्म के टोटल 24 में से 20 तीर्थंकरों को यहाँ पर से जो है ये मोक्ष की प्राप्ति हुई है पारसनाथ से। तो इसीलिए इसे जैन धर्म का पवित्र स्थल माना गया है और इसे जैन धर्म के मक्का के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये जो पारसनाथ पहाड़ है दोस्तों, पारसनाथ पहाड़ का जो नामकरण हुआ है ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, ध्यान रखना है, तीर्थंकर 23वें तीर्थंकर, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ के नाम पर इसका नाम, इस क्षेत्र का नाम जो है ये पारसनाथ रखा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भगवान बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति से जुड़ा हुआ है कि किस स्थान पर भगवान बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति मिली है। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है यह है सूर्यकुंड हजारीबाग। यहाँ से भगवान बुद्ध की जो है एक प्रस्तर की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो इसका सही उत्तर हो गया सूर्यकुंड हजारीबाग, जो कि हजारीबाग जिले में है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी नदी मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। ठीक है, कौन सी नदी जो है ये मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों ये है सकरी नदी। सकरी नदी जो है ये मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। दोस्तों, सकरी नदी उत्तरी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है कोडरमा जिले में। कहाँ से निकलती है? कोडरमा जिले से निकलती है। ठीक है, और सकरी नदी क्या होता है? कोडरमा जिले से निकलती है और यहाँ से नवादा में चली जाती है। ठीक है, बिहार का जो नवादा जिला है उस और बहते हुए चली जाती है दोस्तों, और उसके आगे जाकर ये गंगा में मिल जाती है। सकरी नदी अगर ऑप्शंस में दिया हुआ रहे कि उत्तरी छोटा नागपुर या छोटा नागपुर का पठार, तब जो है छोटा नागपुर का पठार भी जो है इसका आंसर होगा। ठीक है, तो सकरी नदी निकलती कहाँ से है? तो कोडरमा जिले से राइज होती है और गंगा में जाकर मिल जाती है। और इसके बारे में विशेषता क्या है कि इसको रामायण में सुमागधी के नाम से पुकारा गया है। ठीक है, कहाँ पुकारा गया है सुमागधी के नाम से? तो रामायण में। तो
क्या क्या पॉइंट हमने जाना? सकरी नदी मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है, कोडरमा जिले से निकलती है और गंगा में जाकर मिल जाती है। ठीक है, रामायण में जो है इसको सुमागधी के नाम से भी पुकारा गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तिलका मांझी का जन्म स्थल कहाँ है? ठीक है, तिलका मांझी का जन्म स्थान कहाँ पर है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ये है भागलपुर। तिलका मांझी का जन्म जो है ये भागलपुर में हुआ था, बिहार में। ठीक है, जो कि वर्तमान बिहार में पड़ता है। और इनका उर्फ नाम जो है, इनको एक और नाम से जाना जाता था जो है जबरा पहाड़िया। ठीक है, तिलका मांझी को एक और किस नाम से जाना जाता था? जबरा पहाड़िया। 1783 ईस्वी से 1785 ईस्वी में जो आंदोलन हुआ था, तिलका आंदोलन, इसका नेतृत्व इन्होंने किया था, तिलका मांझी ने। और इस आंदोलन को कहा गया तिलका आंदोलन। ठीक है, तो 1783 से 1785 ईस्वी के बीच जो तिलका आंदोलन हुआ था, तो उसका इन्होंने नेतृत्व किया था, तिलका मांझी ने। और इसका जो केंद्र था, इस आंदोलन का जो केंद्र था, ये कहाँ पर था? तो भागलपुर में इसका केंद्र था। ठीक है, और इस युद्ध के दौरान, इस विद्रोह के दौरान इन्होंने किस नीति का प्रयोग किया था? तो इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो इन्होंने छापामार नीति यानी कि गोरिल्ला युद्ध नीति का जो है ये प्रयोग किया था। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं कि 1784 ईस्वी में क्या हुआ। तिलका मांझी ने, एक अंग्रेज अधिकारी थे क्वीवलैंड, इनको जो है तिलका मांझी ने तीर मारकर इनकी हत्या कर दी थी। और फिर बाद में क्या हुआ, 1785 ईस्वी में पहाड़िया सरदार जवराह की मदद से इनको पकड़ लिया गया। और बाद में 1785 ईस्वी में जो है इनको फांसी दे दी गई। और इसी के साथ जो है ये विद्रोह समाप्त हो गया। दोस्तों, सर्वप्रथम झारखंड के संदर्भ में सर्वप्रथम शहीद होने वाले स्वतंत्रता सेनानी के रूप में बाबा तिलका मांझी को जाना जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों ये है, झरिया पानी गर्म जलकुंड जो है, झरिया पानी जलकुंड, ये किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है दुमका। झरिया पानी जलकुंड जो है ये कहाँ पर है? तो दुमका जिले में है। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि ताना भगत आंदोलन कब हुआ था? ठीक है, तो ताना भगत आंदोलन हुआ था दोस्तों वर्ष 1914 ईस्वी में। और इसका नेतृत्व किन्होंने किया था? तो इसका नेतृत्व किया था जतरा भगत ने। जतरा भगत के नेतृत्व में शुरू हुआ था वर्ष 1914 ईस्वी में ताना भगत आंदोलन। ठीक है, और इसको जो है पहले इसको किस नाम से जाना जाता था? तो कुड़ुख धर्म आंदोलन। पहले इसको कुड़ुख धर्म आंदोलन के नाम से भी जाना जाता था, ताना भगत आंदोलन को। ठीक है, इसका नेतृत्व करता इसके कौन थे? प्रमुख नेतृत्व करता तो जतरा भगत थे। वर्ष 1914 ईस्वी में ये घटित हुआ था ताना भगत आंदोलन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है ये है कि किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, किसान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों ये है वर्ष 1930 ईस्वी में। वर्ष 1930 ईस्वी में क्या हुआ कि छोटा नागपुर उन्नति समाज से अलग होकर किसान सभा की स्थापना हुई 1930 ईस्वी में। किससे अलग हुआ? छोटा नागपुर उन्नति समाज। ठीक है, तो छोटा नागपुर उन्नति समाज से ये अलग होकर से अलग हुआ। छोटा नागपुर उन्नति समाज से अलग होकर वर्ष 1930 में क्या हुआ? किसान सभा की स्थापना हुई। ठीक है, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष, तो प्रथम अध्यक्ष थे ठेबले उरांव। इसके प्रथम अध्यक्ष थे ठेबले उरांव। और 1935 ईस्वी में क्या होता है? फिर से 1935 ईस्वी आपको ध्यान रखना है। 1935 ईस्वी में फिर क्या हुआ? किसान सभा जो है ये छोटा नागपुर उन्नति समाज में जाके मर्ज कर गया। ठीक है, फिर से इसका विलय हो गया छोटा नागपुर उन्नति समाज।
अगला क्वेश्चन है, नागफेनी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है, नागफेनी जलप्रपात ये स्थित है गुमला जिले में। और गुमला जिले के कहाँ पर स्थित है गुमला जिले में? तो शंख नदी पर। गुमला जिले में शंख नदी पर ये नागफेनी जलप्रपात स्थित है। इसके अलावा और कौन कौन सा जलप्रपात गुमला जिले में है, आइए देख लेते हैं। एक है सदनी घाघ। गुमला में एक और कौन सा जलप्रपात है? तो सदनी जलप्रपात। ठीक है, सदनी जलप्रपात या सदनी घाघ, ये भी शंख नदी पर स्थित है। इसके अलावा है प्रेमा घाघ। प्रेमा घाघ जलप्रपात ये भी गुमला जिले में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि बिहार विधानसभा द्वारा अलग झारखंड राज्य के गठन के संकल्प को कब पारित किया गया? ठीक है, बिहार विधानसभा द्वारा अलग झारखंड राज्य के गठन के संकल्प को कब पारित किया गया? दोस्तों इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में जाएंगे। दोस्तों एक्चुअली क्या है, इसका जो सही उत्तर है ये है 22 जुलाई 1997 को। तो 22 जुलाई 1997 को बिहार विधानसभा में झारखंड राज्य के गठन का संकल्प पारित किया गया। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्या हुआ। 25 अप्रैल 2000 25 अप्रैल 2000 को क्या हुआ, बिहार सरकार ने झारखंड राज्य हेतु बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को स्वीकृति दी। ठीक है, तो बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक, इसकी स्वीकृति दी। 25 अप्रैल 2000 को क्या हुआ कि बिहार सरकार ने बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को स्वीकृति दे दी। और उसके बाद फिर क्या हुआ, 2 अगस्त 2000 को, ठीक है, लोकसभा में जो है ये पारित हो गया ये विधेयक। उसके बाद हो गया 11 अगस्त 2000 को राज्यसभा में पारित। ठीक है, और उसके बाद जो है 25 अगस्त को, ठीक है, तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे उस समय राष्ट्रपति देश के कौन थे? तो श्री KR नारायणन। ठीक है, तो इनके द्वारा 25 अगस्त 2000 को इसकी स्वीकृति दी गई। और फिर 15 नवंबर 2000 को जो है ये झारखंड एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बिहार विधानसभा द्वारा अलग झारखंड राज्य के गठन के संकल्प को कब पारित किया गया, तो इसका उत्तर हो जाएगा 22 जुलाई 1997। अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है कि बिहार सरकार द्वारा झारखंड राज्य हेतु बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 की स्वीकृति कब दी गई, तो इसका उत्तर हो जाएगा 25 अप्रैल 2000। ठीक है, ये सारी घटनाएं सन 2000 में घटित हुई हैं। 25 अप्रैल को बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक पारित हुआ। ठीक है, उसके बाद 2 अगस्त को लोकसभा, याद रखना है, 11 अगस्त को राज्यसभा में पास हुआ। और उसके बाद जो है 25 अगस्त को क्या होता है, राष्ट्रपति का आदेश हो जाता है। और उसके बाद 15 नवंबर को अलग राज्य के रूप में झारखंड जो है ये अस्तित्व में आया। अगला जो क्वेश्चन है ये है, स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ठीक है, स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है ये पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है यह है नगरी रांची। स्वर्णरेखा नदी जो है ये नगरी रांची से निकलती है और जाके बंगाल की खाड़ी में होकर गिर जाती है। ठीक है, ये रांची के नगरी क्षेत्र से निकलती है और कहाँ जाती है, तो बंगाल के खाड़ी में गिरती है। दोस्तों ये एकमात्र ऐसी नदी है झारखंड की जो स्वतंत्र रूप से, ठीक है, यानी कि अपने नाम से ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, ये एकमात्र ऐसी नदी है झारखंड की जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और स्वर्णरेखा नदी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इस नदी के रेत में जो है ये सोने का अंश पाया जाता है। लगभग 470 किलोमीटर ये नदी लंबी है। और साथ ही साथ दोस्तों रांची में जो है हुंडू जलप्रपात जो है इसी नदी पर स्थित है। दोस्तों स्वर्णरेखा नदी की कुछ सहायक नदियों का नाम आपको जान लेना चाहिए।
कांची, राढ़ू, संजय, खरकाई, ये सभी जो है ये स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों आज हमने झारखंड जीके से जुड़े हुए 20 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया। ये पूरा सेशन जो है उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहा होगा, ठीक है, आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। तो अब आज के इस सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।